लास्ट लेक्चर में हम लोग क्वांटम के बारे में पढ़ रहे थे। तीन अलग अलग हमने पढ़ा था, एन, एल और एम के बारे में। ठीक है सर डाउट था। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। हाँ, क्या डाउट वाला? हाँ बेटा बोलो, क्या डाउट था? सर हाँ सर वो जैसे आपने जब कल पढ़ाया था सर, तो आपने N1 में L0 लिखवाया था। एन इक्वल टू 1 के लिए एल की वैल्यू तो सर इसका मतलब उसमें जीरो या नहीं, जीरो वो नंबर है? जीरो वो नंबर है बेटा। जीरो का मतलब नंबर है वो। 0 1 2 3 4 वो नंबर सिंबल रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है। सर अगर सर क्वेश्चन में बोला है कि वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन या ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इज सर कुछ भी दिया हुआ है, तो सर वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ दी जाएगी या फिर बोर्स की वेवलेंथ दी जाएगी? या डी ब्रॉगली इलेक्ट्रॉन के लिए अगर दे रखा, पार्टिकल के लिए तो वो यूज कर सकते हो आप डी ब्रॉगली में। अगर पार्टिकल के स्पेसिफाइड नहीं लिए, है तो क्या ले? अगर सिंपल लाइट के लिए दे रखी है तब आप उसे डी ब्रॉगली में नहीं यूज कर सकते हो। कोई इनडायरेक्टली रिलेशन दे रखा हो तब हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये इस वेवलेंथ की आपका एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप रिलेट का अगर कोई हो रहा हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल सीधा सीधा नहीं कर सकते। कोई लाइट है, उसकी वेवलेंथ कुछ दे रखी हो तो वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ नहीं होती। डी ब्रॉगली वेवलेंथ सिर्फ पार्टिकल्स के लिए होती है। सर इलेक्ट्रॉन के लिए दे दिया तो डी ब्रॉगली कर सकते हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन के लिए कर सकते हो आप। चलिए तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं। तीसरा हमारा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, देखिएगा, इट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन क्लाउड orientation of electron. It represents orientation of electron cloud in three-dimensional, in 3D space या three-dimensional space around the nucleus. Okay, for the each value of m, for the each value of m, there exists an orbital. For a given value of L, for a given value of L, there are total 2L plus 1. There are total 2L plus 1 values of M. ठीक है, that means that is for a given value of L, for a given value L plus 1 है। क्या हुआ? तो वो ब्रैकेट में 2L plus 1 है। हाँ जी, 2L plus 1 है। ओके सर। For a given subshell कर लो है। For a given subshell, there are 2L plus 1 orbitals. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। देखो बेसिकली ये भी क्वांटम नंबर है, ठीक है, सबका आपस में एक दूसरे से रिलेशन है।
n किससे रिलेट होता है l से, l किससे रिलेट होता है m से, या फिर उल्टा कह लो, ठीक है, कि m किससे डिराइव होके आता है l से, l किससे डिराइव होके आता है n से, ठीक। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की ओरिएंटेशन को बताता है। अभी हम समझेंगे कि क्या बताते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए, अगर पहले वैल्यू चेक करते हैं, अगर l की वैल्यू 0 है, ठीक है, या फिर ऐसे सिंपल समझिए, अगर l की वैल्यू कुछ भी l है, तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -l से लेकर के +l तक होती है। मतलब अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 0। l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, तो m क्या क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है और +1 हो सकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे m की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, -l से +l, यानी l की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो -1 से लेके +1 तक पॉसिबल है। तो -1 से लेके +1 तक के बीच में जितने भी इंटीजर आएंगे और वो दोनों वैल्यू सबको कंसीडर करेंगे। तो -1 से लेके +1 के बीच में एक ही वैल्यू आती है 0। तो m की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, -1, 0 और +1। l की वैल्यू अगर 2 के लिए देखते हैं तो m की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, -2, -1, 0, +1 एंड +2। इस फॉर्मूले से अगर देखोगे तो -l से लेकर के +l के बीच में है, यानी -2 से लेकर के +2 के बीच की सारी वैल्यूज। तो -2 उसके बीच में जितना भी, हाँ अरे -2 सर, राइट हैंड साइड भी है, लेफ्ट हैंड साइड भी है सर, तो +2 नहीं होना चाहिए था। क्या बेटा, तो ये सर हमने +1 के बाद -2 रखा है। अरे सॉरी, मैं आगे से ठीक है। तो l की वैल्यू क्या होता है, m की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगी, -l से लेकर के +l के बीच में। अब देखो ये 2l + l फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, अब चेक कर लो। देखो अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू टोटल कितनी पॉसिबल होंगी, तो 1 होगी। l की वैल्यू 0 पुट करो तो एक ही पॉसिबल होगी, वो 1 वैल्यू कौन सी है, 0 है, ठीक है। तो अभी तक तो आप इससे पहले पढ़ते रहे हो ना कि 0 कुछ नहीं होता है, 0 बहुत कुछ होता है। अब आगे चलते हैं, l की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू इसमें 1 पुट करोगे तो टोटल m कितने आने चाहिए, 3 वैल्यूज आनी चाहिए। टोटल m कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए। तो कौन कौन से 3 है, -1, 0 और +1। अगर l की वैल्यू 2 है तो टोटल कितने आने चाहिए, तो 2 2 जा 4 +1 5 आने चाहिए। तो 5 कौन कौन सी वैल्यूज है, -2, -1, 0, +1 एंड +2। l की वैल्यू अगर आप 3 रखोगे तो टोटल 3 2 जा 6 +1 7, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ठीक है। मैं तो एक बार मैं थोड़ा टेबल बना देता हूँ l, m और n के लिए, तीनों के लिए अगर लिखना होगा। हाँ जी, अरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? पंखा घूमता है, देखा है। यस सर। तो अगर स्टेशनरी रहे तो आपको लगेगा कि हाँ पत्ती यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, बस। अगर वो घूमता हुआ रहे तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना कि वो पंखे की पत्ती कहाँ है। एक आपको एक धुंधला सा वो दिखता है, दिखेगा सर ना, कि मतलब वो उसे क्लाउड कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। वो चीज मूविंग बहुत जब बहुत, इलेक्ट्रॉन है, मतलब मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में। हाँ हाँ, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो कहाँ है, ठीक है। तो बहुत तेज से घूम रहा होता है, ओ भगवान लाइट आई। अगर बहुत तेज से घूम रहा होता है, ठीक है, तब हमें पता चलता है कि हम उसके बारे में क्लियर कट नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर टाइम पे किस जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग यही तो कहता है, ठीक है। चलिए, हेलो सर। जी वो सर आपने सबसे पहले स्टार्टिंग में सर लिखा क्या है? इट रिप्रेजेंट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन 3D स्पेस हाँ अराउंड सर, द न्यूक्लियस। नहीं सर, खाली उसी का मतलब बता दो। इसका इसका मैं डायग्राम बनाऊंगा तब आपको मतलब पता चलेगा, अभी ऐसे मतलब मत समझो। ओके सर। मुझे पता है कि मैंने छोड़ा है, चिंता मत करो, ठीक है। एम एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी देखेंगे। चलो, वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, उसके करस्पॉन्डिंग एल क्या आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग एम क्या आएगा। अगर एन 0 लेते हैं तो एल 0 और एम 0, ठीक है। अगर एन की वैल्यू हमने 1 1
n की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, हाँ बेटा बोलो। सर ये पूछ रहा था सर, जो m की वैल्यू -1 का मतलब क्या है इधर माइनस का? वो बेटा क्वांटम नंबर आता है, -1 +1 0 +1 +2, ये सब इसके क्वांटम नंबर्स आते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में सब आते हैं, वैल्यूज आती हैं कैलकुलेशन के बाद में। फिर उससे अभी हम चेक करेंगे ना, वो बेसिकली एग्जैक्टली नंबर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, अभी हम देखेंगे वो क्या बता रहा है। ठीक है, अभी हमने नंबर के बारे में बस ये पढ़ा है कि तीनों नंबर हैं, तो एक नंबर पता चल रहा है कि हाँ ये नंबर आ रहा है। हर नंबर का एक अपना अलग सिग्निफिकेंस है, भी चेक करेंगे कि उस नंबर का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए अगर n की वैल्यू 2 लेते हैं तो l की वैल्यू कितनी पॉसिबल हो सकती है? एक वैल्यू हो सकती है l की 0 और एक हो सकती है 1। अगर l की वैल्यू 0 है तो m क्या क्या हो सकता है? 0। अगर l की वैल्यू 1 है तो क्या हो सकता है? -1 0 और +1। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा, हाँ n इज गिवन है, अगर लग रहा हो कि पता नहीं क्या चल रहा है तो टेंशन मत लेना, जब कॉन्फ़िगरेशन फाइनल में बताऊंगा ना तो आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। ठीक, तो कथा प्रवचन शुरू करने से पहले आरती गानी पड़ती, तो आरती गा रहा हूँ। n = 3 अगर आप लेते हो तो l क्या क्या पॉसिबल है? 0 1 और 2। ठीक है, जिसका मतलब अगर l की वैल्यू 0 तो m क्या आएगा? 0। l की वैल्यू 1 है तो m क्या क्या आ सकता है? -1 0 और +1। और l की वैल्यू अगर 2 है तो क्या क्या आ सकता है? -2 -1 0 +1 एंड +2। ठीक है, अगर n की वैल्यू आप 4 लेते हो तो ये क्या क्या हो सकता है? 0 1 2 3। ये तो वैल्यू आपको क्लियर पता चल रही होगी क्योंकि ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वैल्यू क्या आती है। अगर इसमें कंफ्यूजन लग रहा है कि क्या चल रहा है, अभी मैं जब इनके ऑर्बिटल बनाऊंगा तब आपको ज्यादा पता चलेगा। ठीक है, तो इस केस में आपका m क्या पॉसिबल है? 0। m क्या है? -1 0 +1। यहाँ पे m क्या आएगा? -2 -1 0 +1 +2 -3 -2। क्या हो गया बेटा? ये n तो सर समझ में आ रहा है कि सर ये नंबर ऑफ शेल है। सर ये lm क्या है? मतलब ये 0 0 तो 0 0 1 -1। बेटा ये बताओ, n अगर 1 रहता है तो l की वैल्यू क्या पॉसिबल है? सर ये l है क्या? भाई अब तो पता नहीं, अब तो निकल गया l क्या है। अरे सर वो तो निकल गया, पर मतलब एक्चुअल में मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट के अंदर कुछ होता है क्या ये? हाँ बिल्कुल, सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। n आपका शेल होता है और l आपके सब शेल होते हैं। और सर फिर m, सर m उसके भी अंदर होता है? वो उसके भी अंदर होता है। m, ओके सर। ठीक है, तो Yes. n की अगर 1 पॉसिबल है तो l क्या पॉसिबल हो सकता है? 0 से n -1। मैंने बताया ना आपको, तो वो मैं Sir, yes. वैल्यू लिख रहा हूँ। अब उस करस्पॉन्डिंग l के लिए m क्या क्या पॉसिबल है वो वैल्यूज लिख रहा हूँ। तो सर जो 3 लिखा हुआ है 3 0 पे, n और l 3 और 0 पे आता है, तो 4 भी 0 पे है। हाँ, 4 अगर हो गया तो l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? तो 0 से लेके n -1 तक सब पॉसिबल होता है, यानी 0 भी l हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। सर ये कहाँ तक जा सकता है? बस 5 6 तक जाता है, उसके बाद नहीं जाता है। ओके। ठीक है, उतने में ही काफी काम हो जाता है, अपना पीरियड टेबल भर जाता है उतने में ही। सर हाँ जी बेटा। अरे आपने m की वैल्यू सबके लिए अलग अलग लिखी है, तो सर इसका मतलब ऐसा है क्या कि सर फर्स्ट सेल में m की जो 3 वैल्यू हैं, दो सेल में n की अलग, मतलब कुछ अलग ही n है, मतलब m अलग है। अभी आप थर्ड कुछ सेल मत में सोचो, अभी अभी आप कुछ मत सोचो, मैं अभी एक एग्जांपल करा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिए, नंबर नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक, अब देखिए, अब n = मैं 1 लेता हूँ, उसमें हिसाब से मैं आपके जो एक्चुअल में ऑर्बिटल सब सेल पॉसिबल हैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो n = 1 होने का मतलब क्या है?
कि L की वैल्यू क्या पॉसिबल है 0 और M की वैल्यू क्या पॉसिबल है 0। तो यानी N इक्वल टू 1 S, ठीक है, क्योंकि L इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, S ऑर्बिटल के S सबसेल की बात हो रही है। M इक्वल टू 0 का मतलब सिर्फ एक क्वांटम नंबर है, मतलब आपके पास सिर्फ एक डब्बा रहेगा इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। M इक्वल टू 0 एक नंबर है, वो रिप्रेजेंट किसको करता है, एक बॉक्स को जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक। N इक्वल टू 2 होने का क्या मतलब है कि L की वैल्यू एक 0 पॉसिबल है, एक 1 पॉसिबल है, यानी एक S पॉसिबल है और एक P पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर L इक्वल टू 0 है तो M की वैल्यू क्या आएगी 0। इसका मतलब एक हमने फिर ऑर्बिटल बनाया क्या 2s, इसमें कितने डब्बे रहेंगे, सिर्फ एक डब्बा रहेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। अब इस 2 के लिए फिर क्या है, L की वैल्यू 1 के लिए M की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, -1 0 और +1, यानी 2p के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, 3 होंगे, मतलब एक साथ 3 डब्बे आएंगे जिसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है। 2s और M के बाद और कुछ आता है? नहीं, L के बाद और कुछ नहीं आता। M के बाद कुछ नहीं आता। हाँ जी बेटा बोलो। 2s और 2p सर ये सेल के नंबर है ना, सेकंड सेल में s सब सेल। हाँ, सेकेंड सेल के S सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो वो सिंगल डब्बा दे देता है, ठीक है। अगर सेकेंड सेल के फर्स्ट सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो आंसर है 3 ऑर्बिटल, तो वो मैं बता रहा हूँ। 1s में कितने ऑर्बिटल होंगे, 1। 2s में कितने ऑर्बिटल होंगे, 1। 2p में कितने ऑर्बिटल होंगे, 3, ठीक है बेटा। n इक्वल टू 1 अगर आप लोगे तो L की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 0, आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबल है, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 के लिए L इक्वल टू क्या पॉसिबल है, 0। तो 0 का मतलब क्या होता है, L इक्वल टू 0 क्या होता है, S होता है, ठीक है। जो 0 क्वांटम नंबर है किसको रिप्रेजेंट करता है, S को रिप्रेजेंट करता है। तो 1s, M की वैल्यू 0 का मतलब सिर्फ एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब सिर्फ एक ऑर्बिटल, ठीक है। अब अगर n की वैल्यू 3 लेते हैं तो L की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 0, 1 और 2। 0 का मतलब S सब सेल, 1 का मतलब P सब सेल और 2 का मतलब D सब सेल, ठीक है। चलिए, L इक्वल टू 0 का मतलब S, 1 का मतलब P और 2 का मतलब D। इसके लिए M की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, सिर्फ एक, जो कि 0, यानी 3s में कितने ऑर्बिटल बनेंगे, सिर्फ एक बनेगा। फिर P के लिए M की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, -1 0 +1, यानी 3p के लिए अब कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 3 ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक। अब M इक्वल टू इसके लिए कितने पॉसिबल है, -2 -1 0 +1 एंड +2, ठीक है। तो टोटल कितने M की टोटल कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 5 वैल्यूज पॉसिबल है। दैट मीन्स 3D के लिए कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 डब्बे होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, ठीक है। बेटा क्यों इतना कैसे मत जाओ, अभी जैसे जैसे आप टॉपिक आगे चल रहा है उसको वैसे वैसे पढ़ते जाओ, ठीक है। जितना आप टॉपिक में बीच में घुसोगे उतना आपको कंफ्यूजन होगा, टॉपिक निकल जाएगा, फिर आप क्यों और कैसे पढ़ते रहना। जितनी काम की चीजें बेटा सिर्फ इस टॉपिक में आपको उतना ही बताया जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर वो चीजें ओवर हो जाएंगी और उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, आपका पेपर में कुछ नहीं पूछने वाला, ठीक है। चलिए, अब जो 2 8 18 आप भरते थे ना फिलिंग, जो आपने बोर मॉडल में पढ़ा हुआ है, वो यहीं से आता है। यहाँ से आता है कि फर्स्ट ऑर्बिटल में इस डब्बे में सिर्फ मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसका भी नियम कानून है, इसलिए 2 भरते हैं अभी हम देखेंगे।
इसमें 8 भरते हैं क्योंकि एक डब्बे में 2 और इन 3 में 2-2 करोगे तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर कितने आते हैं 18, यहाँ भर के देख लो, यहाँ 3 में 2 इसमें, 6 इसमें और 10 इसमें, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर आप पेशेंस रखोगे तो चीजें समझ में आएगी, ज्यादा जल्दी मचाओगे तो फिर आपको ही दिक्कत होगी। बेटा माइक म्यूट करो अपना। ठीक है, अब ऑर्बिटल की मैं आपको डेफिनेशन लिखा देता हूँ, फिर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ एक एक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या है कि रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding electron is maximum, उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखिए हम किसी पर्टिकुलर फिक्स इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कि उसके प्रोबेबिलिटी की, कि कहाँ कहाँ मिल सकता है, हमारे पास कुछ श्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो अगर मिलने की प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है तो ऑब्वियसली बात है नहीं मिलने की भी प्रोबेबिलिटी होगी, उसको हम कहते हैं नोड। तो डेफिनेशन लिखिए, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस where number of electron, where no electron is found। ठीक है, अगर इस चीज को हम प्लेन लेते हैं, तो मतलब हमने एक प्लेन इंटरसेक्ट किया है, मतलब ऐसा रीजन जो हमने प्लेन के थ्रू लिया तो उसको हम नोडल प्लेन कहते हैं। ठीक है, अगर इस चीज को हमने एक सरफेस लिया है तो उसे हम नोडल सरफेस कहते हैं, और अगर हमने उस चीज को एक पॉइंट लिया है तो उसे हम नोड कहते हैं। अब जो जैसे जैसे लिखा रहा हूँ अब आप लिखते चलो। अब कौन किस पॉइंट पे क्या आएगा इसको देखते हैं अभी। सर क्या कहा सर आपने, प्लेन को क्या किया है? सर एक अभी और बार आप नोट कर लो, आप नोट कर लो, कि मैं बताऊंगा मेरे लिए प्रॉब्लम है। मैं आपको सर- धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें बेटा आगे बढ़ेंगे ना आपको चीजें समझ में आएंगी। आप टेंशन मतलब भी थियोरेटिकल चल रहा है, आप इसमें भी कंफ्यूज मत हो। अभी मैं जब बनाऊंगा ना आपको ऑर्बिटल तब आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं सर, आप एक और बार बता दीजिए नोट को, बस यो करा था मैं। बेटा मैं बताने से मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कंफ्यूज हो गए। अभी कुछ भी बोलूंगा इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। 1 मिनट 2 मिनट रुक जाओ, मैं बस स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ कि एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, नोडल प्लेन क्या है, नोडल सरफेस क्या है, नोड क्या है, सब अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ बताने से। अब ये टेंशन मतलब कि सर सब उड़ाने की, अब मतलब रटवाने की तैयारी कर रहा है। मैं आपको समझाऊंगा, चीजें जो समझने लायक वो बताई जाएंगी। नोट कर लिया सबने? ठीक, चलिए अब हम देखो, अब हम आते हैं एक्चुअल मॉडल। अब सबसे पहली बात, आप बोर को थोड़ा साइड में रख देना आप। ठीक है, जो बोहर ने बोला था उस मॉडल को थोड़ा साइड में रखना आप। अब बात करते हैं हम एस ऑर्बिटल की। तो इसके लिए क्वांटम नंबर क्या था, एन की वैल्यू कुछ नहीं, हम इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करते, हम सिर्फ क्या कहते हैं एस ऑर्बिटल कौन बताता है हमें, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। एक्चुअल में ये स्फेरिकल इसलिए नहीं होता कि ये एकदम स्फीयर की शेप में है, ये ऐसा होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन इस पूरे रीजन में कहीं पे भी किसी भी टाइम प्रेजेंट हो सकता है, और जो उसकी मैक्सिमम रेंज है वो रेंज होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो हमने जो अभी तक बोहर मॉडल में जो रेडियस कैलकुलेशन किया था वो ये आउटर रेडियस कैलकुलेट करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन आपके इस पूरे रीजन में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है।
इसलिए हम किसकी बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, ठीक है, वो इस पूरे रीजन में कहीं पे भी हो सकता है। ये फॉर्म क्या करता है, एक शेप फॉर्म करता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि बिल्कुल स्फीयर, ऐसे रेगुलर स्फीयर नहीं फॉर्म करता है। हम श्रोडिंगर की इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो वहां से जो इक्वेशन आती है उस इक्वेशन के बिहाफ पे हम बताते हैं कि हमारा लोब स्फेरिकल आया है, उस इक्वेशन के बिहाफ पे बताते हैं कि हमारा लोब डम्बेल आया है। हमें अपने मन से नहीं बताते, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन है, ठीक है। आप फ्यूचर में बीएससी एमएससी करोगे अगर केमिस्ट्री ऑनर्स से, तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ये हर लोब का जो भी हम ये जो स्फीयर ड्रॉ किए हैं, इसका मैथमेटिकल प्रूफ है कि ये सर्कुलर ही आता है या स्फेरिकल ही आता है। आपके 12th में चैप्टर है 3 डायमेंशन के लिए, एक स्फीयर की एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री की एक पर्टिकुलर इक्वेशन होती है, ठीक है, मैथमेटिकल। उसको सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आती है, उस इक्वेशन से हम बताते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है किस फॉर्म में है, स्फेरिकल फॉर्म में है, ठीक है। अब इस पूरे रीजन में न्यूक्लियस को आप छोड़ दो, न्यूक्लियस को छोड़ करके इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। इस पूरे रीजन में अब आपका इलेक्ट्रॉन कहीं भी किसी भी टाइम पे प्रेजेंट हो सकता है, और ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को जस्टिफाई भी करता है, ठीक है। सर ये रेडियस हर एटम के लिए वैलिड है? नहीं, सिर्फ अभी आपका फर्स्ट एटम के लिए आता है, मतलब फर्स्ट सेल के लिए बहुत सही से प्रूफ होता है, बाकी के लिए नहीं होता है। जब श्रोडिंगर हम सॉल्व करते हैं तो 1s के लिए सही आता है, बाकियों के लिए नहीं आता है। एक मिनट लोग रुकिएगा, एक मिनट बेटा। हाँ जी बेटा, चलिए पूछिए क्या पूछना था किसको। सर आपने बताया था कि बोर में हमने 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग, वो सर उसका आउटर रेडियस कैलकुलेट किया था ना सर? हाँ, सिर्फ आउटर रेडियस। वो भी श्योर नहीं है बेटा कि बिल्कुल एकदम पर्टिकुलर स्फेरिकल नहीं आता है कि एकदम बिल्कुल अच्छा वाला स्फीयर बन के आए। कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो एकदम पर्टिकुलर स्फीयर नहीं आता है, अप्रोक्सीमेट स्फेरिकल शेप आता है, ठीक है। तो ये आपके एस ऑर्बिटल का है, ठीक। तो आप इसमें हाँ जी, मतलब बोर ने यही बोला था ना, जो ना रेडियस होता है 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग सर, इस रेडियस पे इलेक्ट्रॉन फाउंड कर सकते हैं, मतलब हो सकते हैं। इस रेडियस के अंदर में जैसे आप एक स्फीयर ले लो, वो कंप्लीटली फिल्ड हो, मतलब भरा हुआ, अंदर से हॉलो ना हो, तो आपका इलेक्ट्रॉन स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे प्रेजेंट हो सकता है। इसलिए हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि ऐसा हो सकता है, बस। बोर की बोल रहा हूँ सर, बोर ने तो यही बोला था कि रेडियस पे, मतलब जो इसकी बोर ने तो ये बोला था कि आउटर उस रेडियस पे प्रेजेंट रहता है, एक फिक्स रेडियस में घूम रहा होता है, ये सब बोला था। लेकिन नहीं पूछा था सर मैं, मतलब इस यही डिफरेंस है उसका हाँ, ड्रॉबैक। ओके सर, चलिए ये आपका एस ऑर्बिटल हुआ। ऐसे ही जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं पी ऑर्बिटल के लिए, ठीक है, यानी L = 1 के लिए जब सॉल्व करते हैं तो वहां पे जो मैथमेटिकल इक्वेशन आती है वो डम्बेल की आती है, ठीक है।
तो पी ऑर्बिटल की इक्वेशन क्या आती है? पी ऑर्बिटल हमारा देखने में कैसा होता है, वो इस कुछ इस टाइप का होता है। ये मान लीजिए हमारा जेड एक्सिस है या फिर एक्स एक्सिस है, इसमें हमारा सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ से ये लोब गया और यहाँ से ये लोब गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है। तो दोनों जगह इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये इस पर्टिकुलर शेप के अंदर में केवल, और इधर इस पर्टिकुलर शेप के अंदर में केवल इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और चीज की, नोड की बात करते हैं। एस ऑर्बिटल में आपका कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। एस ऑर्बिटल में आपका किसी भी पॉइंट पे नोड प्रेजेंट नहीं होता है। पी वाले में नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है। नोडल प्लेन कैसा? हमने एक हाइपोथेटिकल एक प्लेन कंसीडर किया जो इसको और इसको कट करके नहीं जाए, लेकिन इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही हो। ऐसा नहीं कि आप इसके बाहर जाकर के कहीं कंसीडर करने लग जाओ, नहीं, आपको जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो कंप्लीट डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के अंदर में ही ऐसी जगह बतानी है जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस ना हो, ठीक। अगर आप यही चीज अगर आप किसी को लग रहा हो कि सर एस ऑर्बिटल में भी तो हमने न्यूक्लियस होगा ही होगा, उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, तो बिल्कुल बेटा ऐसा होता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस को आप पर्टिकुलर किसी प्लेन से पॉइंट आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं इसको एक प्लेन से ऐसे कट करूं, एक इधर से ऐसे वर्टिकल प्लेन से, जिसके सेंटर से पास होता हुआ जाएगा, इन दोनों को टच भी नहीं करेगा। यानी इस एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास एक नोडल प्लेन है, और ये प्लेन किस में है? वाई एक्सिस में, वाई जेड एक्सिस में। ये क्या है आपका? नोडल प्लेन है। ऐसा प्लेन जिसके थ्रू हमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, या फिर एक भी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, या फिर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0, ठीक है। तो एक ऐसा प्लेन, देखो ये 3D शेप में है, ये ध्यान रखना, ये 2D में नहीं है, ये ऐसे डबल शेप है 3 डायमेंशन में। ये इधर से डायमेंशन है 3 डायमेंशन। आप एनसीईआरटी देखोगे आपको क्लियर पता चलेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी देखना, उसमें डायग्राम बहुत क्लियरली बना हुआ है। इधर से 3D शेप में, इधर से 3D शेप में है। एक ऐसे वर्टिकल प्लेन आप ले जाओगे, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस में है, तो ये वाला प्लेन आपका किस में रहेगा? ऊपर ये वाई हो गया और फ्रंट में आपका जेड हो गया। तो बेटा प्लेन के 2 एक्सिस होते हैं ना एक साथ, ठीक है। 3 डायमेंशनल चीजों की 3 एक्सिस होती है, 2 डायमेंशन की 2 एक्सिस होती है, और 1 डायमेंशन की 1 एक्सिस होती है, ठीक है। मैं प्लेन की बात कर रहा हूं, तो प्लेन हमेशा 2 एक्सिस के एक साथ लेके चलता है। तो अगर आप ऐसे लेके जाओगे तो वर्टिकल में भी आपका है जेड एक्सिस, इधर भी है आपका वाई एक्सिस, लेकिन एक्स में किधर भी नहीं। जैसे आपका A4 पेज हो, A4 पेज को आप ऐसे रखोगे तो वो एक एक्सिस दिखाएगा वाई बाहर की तरफ, एक दिखाएगा जेड एक्स एक्सिस की तरफ। उसकी कोई विड्थ हम जनरली कंसीडर नहीं करते हैं। तो हमारे पास एक नोडल प्लेन प्रेजेंट है वाई जेड एक्सिस में। अब एक चीज हमने और पढ़ा था ओरिएंटेशन के बारे में। तो m की वैल्यू हमें कोई फिक्स नहीं कह रखा है कि इसके लिए हमें m = +1 ही लेना है। इसको कोई भी 3 में से कोई एक वैल्यू असाइन कर दो। तो मान लो मैंने इसको m = -1 असाइन कर दिया, ठीक है। वो 3 जो वैल्यू आ रही थी उसका मतलब क्या था वो समझाता हूँ। m = -1 मैंने इसको मान लिया, असाइन कर दिया। अब m = 0 के लिए बात होगी तब क्या आएगा? तो ये कहेगा कि अगर आपने x एक्सिस को 0 दे दिया तो हमारे पास 3 एक्सिस हैं, सॉल्व करने पे 3 लोब टोटल आते हैं। तो एक x एक्सिस पे आता है, एक y एक्सिस पे लोब आता है, ये y एक्सिस पे लोब है। इसको आप एक m असाइन करोगे, वो आपने मान लो 0 असाइन कर दिया। और एक z एक्सिस पे लोब होगा, ठीक है। इसको आपने m = +1 असाइन कर दिया। इसका मतलब है जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक में पढ़ते हैं ना बेटा, एक इक्वेशन के 2 रूट आते हैं, ठीक है। तो 2 रूट सेम भी होते हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट अगर कंसीडर करो, तो इसमें भी m की 3 वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। 3 वैल्यूज पॉसिबल है, 0, +1, -1। अब इसका मतलब हमारे पास जो p के लोब के शेप है वो 3 शेप आएंगे, 3 लोब आएंगे।
एक की ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस के रहेगी। अब आपको ओरिएंटेशन का पहले लाइन जो मैंने लिखा है तो उसका मतलब समझ में आ रहा है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है किस एक्सिस के अलोंग है या फिर किस एक्सिस के मिड में है। मतलब अगर हम उसे एक्सियल रिप्रेजेंटेशन अगर एक्सियल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, ठीक है, तो हमें ये पता चले एम की वैल्यू से कि हाँ किस एक्सिस के अलोंग जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पी के 3 ऑर्बिटल पॉसिबल है। एक एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक वाई एक्सिस के अलोंग है, एक जेड एक्सिस के अलोंग है। हाँ जी बेटा, मतलब कोई भी पी ऑर्बिटल, आप 3p की बात नहीं, कोई भी पी ऑर्बिटल, तीनों पी ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर एक एक्स एक्सिस के है तो दूसरा वाई के होगा और तीसरा। बेटा एस ऑर्बिटल में क्या नहीं समझ में आया? एस ऑर्बिटल में सिंपल हमने इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया L इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, 0 क्वांटम नंबर के लिए। उसमें एस ऑर्बिटल के लिए एक इक्वेशन आई, तो जैसे इसके लिए भी एक इक्वेशन आई होगी, उस इक्वेशन का शेप लोब, इस टाइप का लोब आता है। आप ये चीज मैथ में पढ़ोगे, अभी तो यहाँ आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, 12th में आप खुद ये सब डिराइव करोगे। स्ट्रेट लाइन हो गया, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, जब एरिया अंडर द कर्व पढ़ोगे ना तब आपको इसकी इक्वेशन याद करनी पड़ेगी। इस टाइप के लोब की इक्वेशन भी आती है पेपर में। और बीटेक के फर्स्ट ईयर में जाओगे तो पान का पत्ता किस इक्वेशन से बनता है ना, वो भी आपको डिराइव करके मिलेगा। तो ये हर चीज की, हर ग्राफ की अगर एक्सियल रिप्रेजेंटेशन है तो उसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन जरूर रहेगी। तो श्रोडिंगर, हाँ जी, यहाँ पे मतलब 3 पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ इनके लिए अलग अलग नोडल प्लेन होंगे फिर तो। हाँ बिल्कुल, इसके लिए वाई जेड हो गया, उसके लिए एक्स जेड हो गया, इसके लिए नहीं उस दूसरे वाले के लिए वाई के लिए, हाँ, इसको एक्स जेड हो गया, और इसका वाई एक्स हो गया। हाँ इसका एक्स वाई नोडल प्लेन हो गया। ओके सर। चलिए अब समझ में आ सर गया मेरा सब एक कुछ? डाउट था बोलो। सर, जैसे आपने ये बताया एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, तो ये मतलब एटम के जितनी भी उसमें ऑर्बिट्स होती हैं सबका फिर मतलब ये शेप अपने आप चेंज होता जाता है सब में? नहीं मतलब मैं समझा नहीं। जैसे कि सर एस ऑर्बिटल में न्यूक्लियस बीच में था, हाँ स्फेरिकल था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड हाँ स्फेरिकल था। हाँ और इसमें इस तरीके से डंबल में, तो ये हाँ। अपने आप चेंज होता जाता है सब में। तो सर इस हिसाब से तो बोर का मॉडल मतलब फिर चलना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। तो नहीं चलता है, सिर्फ फर्स्ट हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वो वैलिड ही होता है, तो सिर्फ 1s के लिए डिराइव होता है, उसके बाद वो डिराइव नहीं होता है। श्रोडिंगर मल्टी इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बात करता है, ठीक है, तो वो एक से ज्यादा के लिए ट्रू है। जब श्रोडिंगर को आप सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन थ्योरी के लिए सॉल्व करोगे ना तो 1s वाला डेरिवेशन सही आता है, ठीक है। इसीलिए बोर बाकी ऑर्बिटल से फेल था ना, बाकी ऑर्बिटल्स के बारे में कुछ नहीं बता पाता था। ओके सर। और दूसरी बात और बता दे रहा हूँ, इसको बेटा आप बहुत लाइटली मत लेना, केमिकल बॉन्डिंग में बहुत काम आएगा। ये आपके मॉलिक्यूल की शेप बताएगा, ठीक है, यही आपके मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड करेगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके रेजोनेंस को यही शेप आपकी फिर रेजोनेंस डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो चीजों को अगर बहुत ज्यादा लग रहा है कि बहुत ऊपर जा रहा है, श्रोडिंगर क्या नाम है क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अभी इन चीजों को थोड़ा सा लर्न कर लो, ठीक है। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा या फिर जैसे जैसे आपकी समझ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी कंपटीशन एग्जाम को लेकर के और क्या क्या चीजें हमारे लिए जरूरी है उन सब चीजों को लेके, तो आपको ये चीजें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। एम की वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं ना, मतलब y के लिए 1 -1 और 1। हाँ आप वैल्यू अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। 3 वैल्यू है, उसने इसके लिए आजादी दे रखी है, आप किसी के लिए कुछ भी रख दो। हेलो सर। हाँ जी। अच्छा सर, आपने बताया कि आप किसी के लिए कुछ भी रख दो, तो सर जहाँ पे m = 0 है वहां पर हम m = 0 रख दें तो? क्या बेटा, जहाँ पे m = 0 0 है वहां पे अगर हम
m इज इक्वल टू 1 रखें तो सर? कोई बात नहीं, रख दो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आपको 3 वैल्यू दी गई है, आप तीनों में से कहीं पे भी किसी को भी रख सकते हो। ओके सर, थैंक यू। सर इसमें n की वैल्यू 1 के लिए ही हुआ ये? एक मिनट, क्या बेटा क्या डाउट है कि एक ये तीनों ऑर्बिटल एक ही टाइम पे तीनों जगह प्रेजेंट हो सकते हैं क्या? क्या 3 रीजन एक ही टाइम पर प्रेजेंट हो? हाँ जी बेटा, ये एक ही साथ होते हैं। ये आपको जो ऐसे अलग अलग दिखा है ना, ये एग्जैक्टली इस टाइप से नहीं है जैसा आपको दिख रहा है। सर ये n की वैल्यू 1 के लिए हुआ ना? नहीं, तो 2 के लिए भी? हाँ 2 के लिए होगा। L इक्वल टू 1 में, 2 में होगा, 3 में होगा, जिसमें भी p ऑर्बिटल यानी L इक्वल टू 1 जिसमें भी आ रहा होगा उन सब में p ऑर्बिटल प्रेजेंट। सर जी सर। सर सर हाँ जी बोलो। सर आपने बोला कि तीनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, तो फिर नोडल प्लेन कैसे हो गया फिर? अरे बन जाएगा बेटा, रुको दिखा रहा हूँ मैं। हर एक ऑर्बिटल के लिए अलग अलग दिखा रहा था, तभी नोडल प्लेन बन के आएगा। सर वो जो होता है सर वो एग्जैक्ट टाइम पे। हाँ बोलो बोलो बेटा। सर जो टाइम कह रहे हैं कि सर वो एक ही टाइम पे एक साथ ये तीनों प्लेन बना रहे हैं, सर वो एक्यूरेट टाइम होता है, एग्जैक्ट टाइम होता है? आप किस टाइम के सेंस में, क्या टाइम के बारे में क्या पूछना है? सर जैसे कि अभी आपने बोला था कि टाइम मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक टाइम पे ये तीनों बनाते हैं नूडल प्लेन्स। नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका एक क्लाउड में घूमता रहता है। वो कहीं भी किसी भी टाइम पे कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, हमको नहीं पता है प्रेजेंट कहाँ पे है। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे किस टाइम पे कहाँ घूम रहा है हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बारे में बताते हैं कि यहाँ मिलने की इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी है। हमने बताया 1/100, हमें नहीं पता इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है कहाँ नहीं है। सर हाँ जी सर, जितने भी पी ऑर्बिटल हैं, जैसे फर्स्ट पी ऑर्बिटल, सेकंड पी ऑर्बिटल, वो सब एक ही शेप साइज के होते हैं मतलब? हाँ, पी ऑर्बिटल में 3 होते हैं, तीनों के तीनों इसी शेप में होते हैं। मीन्स जैसे n इक्वल्स टू 3 है, उसके लिए जो p ऑर्बिटल है उसका साइज एग्जैक्ट m इक्वल टू 3 के लिए p ऑर्बिटल नहीं होता ना। n इक्वल टू 3 कह रहा हूँ सर। n L इक्वल टू 1 के लिए p ऑर्बिटल डिफाइन होता है। उस दिन में मैंने लिखाया था कि L इक्वल टू अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कह रहा हूँ। अच्छा प्रिंसिपल, हाँ n इक्वल टू 3, हाँ इसके लिए अगर 3p ऑर्बिटल की बात करूँ, हाँ। और एज n इक्वल टू 1 के लिए 1, वो n इक्वल टू 2 के लिए 1p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल। हाँ, तो इन दोनों का साइज और शेप मतलब इनमें एग्जैक्ट होगी? p ऑर्बिटल का शेप एग्जैक्ट होगा, साइज कम ज्यादा हो जाता है। तो सर जो ये 2p ऑर्बिटल है वो 3p के अंदर होगा? हाँ बिल्कुल होगा। ओके सर। चलिए अब आते हैं आपके d ऑर्बिटल पे। हाँ जी उसमें सब pz पे m की वैल्यू 0 क्या है pz पे m 0। बेटा आपकी आवाज कट रही है अब। दोबारा बोलो, pz पे क्या m इक्वल टू 0 लिया उसके बाद? आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। चलिए d ऑर्बिटल्स के लिए l की वैल्यू किसके बराबर होती है? 2 के बराबर होती है। ठीक है, तो m की वैल्यू किसके बराबर होती है? -2, -1, 0, +1 और +2। ठीक है, इसका मतलब इसमें d ऑर्बिटल 5 टाइप के हो गए। हमने क्या लिया था? p में -1, 0 और +1। ठीक है, तो इसमें p ऑर्बिटल 3 टाइप के हुए थे, px, py और pz। क्योंकि m के 3 वैल्यू पॉसिबल थी, उन 3 के लिए 3 ऑर्बिटल पॉसिबल थे, px, py, pz। m की वैल्यू 5 वैल्यूज के लिए 5 d ऑर्बिटल पॉसिबल होते हैं। ठीक है,
अब 5 डी ऑर्बिटल कौन कौन से है पहले इसको ध्यान से समझिएगा। एक है हमारा डी एक्स वाई, ठीक है, इनका शेप कैसा होता है, डबल डम्बल, ये मैं आपको पहले ही मेंशन कर चुका हूँ। तो एक होता है आपका डी एक्स वाई, ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका डी एक्स वाई है, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्स। इसमें कितने नोडल प्लेन प्रेजेंट होंगे, एक प्लेन आपका ये होगा और दूसरा प्लेन ये होगा, यानी डी एक्स वाई में एक साथ कितने नोडल प्लेन प्रेजेंट होंगे, 2 नोडल प्लेन प्रेजेंट होंगे। अब बात करते हैं डी वाई जेड की। अगर इस पे y दिखा दिया, इस पे z दिखा दिया, अभी भी शेप कैसा रहेगा, सेम इसी टाइप का ही होता है, डबल डम्बल। ठीक है, ये न्यूक्लियस को जस्ट टच करते हुए मतलब थोड़ा सा दूर होते हैं, इतना दूर नहीं होता। ठीक है, इनका शेप का नाम क्या होता है, डबल डम्बल। ये डी वाई जेड हो गया, ये डी एक्स वाई हो गया। इसके बाद सेम इसी टाइप से होते हैं डी एक्स जेड। एक एक्सिस पे आपका x होता है और एक एक्सिस पे आपका z होता है। ये रहा आपका न्यूक्लियस, तो 3 तो ये हो गया। हमें टोटल कितने बनाने हैं, 5। तो एक आपका डी एक्स वाई, एक आपका डी वाई जेड, एक आपका डी जेड एक्स। ठीक है, चलिए यहाँ तक डायग्राम बना लीजिए, फिर 2 और बनाता हूँ। सर इसका मतलब सर जो dxy है उसमें नोडल प्लेन z होगा। 2 नोडल प्लेन होंगे, नहीं z क्यों होगा, एक नोडल प्लेन ऐसे होगा, यानी y इस वाले डायरेक्शन में, यानी yz डायरेक्शन में नोडल प्लेन होगा और इसमें xz डायरेक्शन में नोडल प्लेन होगा। ओके सर। हेलो सर। हाँ जी, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होगा कि इन तीनों वो तीनों डायग्राम में? नहीं है ना, एक्स वाई एक्सेस का डिफरेंस है, एक्सेस तो बदली हुई है, एक्स जेड है, एक्स वाई है और वाई जेड है। मतलब सर इसमें इतना ही डिफरेंस होगा? हाँ बस इतना डिफरेंस है। और सर मतलब इसे अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम सर एटम का स्ट्रक्चर कैसा बनता है सर, वो अभी सीखेंगे या फिर मतलब बाद में? क्या चीज अकॉर्डिंग टू डायग्राम? अकॉर्डिंग टू डायग्राम सर एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है सर, मतलब कि जो हमें अब अभी नहीं, केमिकल बॉन्डिंग अभी से हम इलेक्ट्रॉन फिल करना सीखेंगे। अच्छा सर, अभी नहीं सीख रहे? नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में, उसमें हम स्ट्रक्चर और शेप उसमें सीखेंगे। हेलो सर। हाँ जी, एक बार उसको और बताओ सर, नोडल प्लेन को। नोडल प्लेन का मतलब कोई भी एक ऐसा हाइपोथेटिकल 2 डायमेंशनल प्लेन, अगर मैं इस ऑर्बिटल में कहीं से भी इंटरसेक्ट करूं, ये जो लोब बने हुए हैं ना, इनको टच नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं नोडल प्लेन। तो एक आपका प्लेन अगर आप ऐसे लेके जाओगे, बिल्कुल y और z एक्सिस के अलावा एक नोडल प्लेन लेकर के जाओगे, एक प्लेन लेके जाओगे, ये चारों लोब में से किसी भी लोब को टच नहीं करेगा। तो एक नोडल प्लेन आपका ये हो गया, दूसरा नोडल प्लेन आपका इस टाइप से होगा। सर नोडल सरफेस क्या होती है? इसी को नोडल प्लेन को ही नोडल सरफेस कहते हैं। अभी तो आप इतना ही जान लो, ठीक है, कि जो भी आप नोडल प्लेन पास कर रहे हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की आपकी डेंसिटी क्या प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। सर। हाँ जी सर ये नोडल प्लेन जो है वो न्यूक्लियस से पास होगा हमेशा? अभी तो न्यूक्लियस से ही पास हो रहा है, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस से ही पास होता है आपका। ठीक है, एक अभी मैं इसमें डी में ही बनाऊंगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नोडल प्लेन होगा, उसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, आप इन चीजों को बहुत ज्यादा, मैं अभी भी वार्निंग दे रहा हूँ, मत जाओ बहुत डीप में, फंस जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा, टेस्ट पेपर में कुछ नहीं काम आने वाला है।
आपको कोई बेटा रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं करना है, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ आप बस उतना छांट के पढ़ाया जाता है, ठीक है। जितनी चीजें बताई जा रही हैं अगर उसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो पूछो, तो इससे बहुत ज्यादा डीप में जाओगे कोई फायदा नहीं होगा। हाँ बेटा। सर जैसे आपने लिखाया था n इजिकल्स टू 2 पे मतलब 2p बनता है, हाँ 2p ऑर्बिटल, तो सर उसका मतलब समझ में नहीं आया मुझे। जैसे इस समय आपने इसी का वो बनाया था, क्या? जैसे मतलब सर 2p ऑर्बिटल मतलब सर क्या? नहीं 2p ऑर्बिटल नहीं, 2p ऑर्बिटल है। 2p मतलब बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपके सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर ऐसे कह लो ये आपके ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके उसके अंदर के सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये 2p ऑर्बिटल नहीं बना रहा है, दोनों का मतलब ये ऐसे 2p लिखने का मतलब ये आपके ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर कह लो शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके साथ जो p लगा हुआ है ये सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सेकेंड सेल का p सबसेल की बात कर रहे हैं, ये 2p लिखने का मतलब ये है, ओके सर। ठीक है। d में 2 ऑर्बिटल और कौन कौन से हैं वो समझिएगा। एक है आपका d माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। इस एक्सिस के अलोंग आपके ऑर्बिटल एक x पे होता है और एक y पे होता है, इसे कहते हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी आपके 2 नोडल प्लेन कौन से होते हैं, तो जब इसमें नोडल प्लेन पूछा जाएगा तो आप ये वाला नोडल प्लेन लोगे। इस नोडल प्लेन को क्या कहते हैं, ये क्रॉस वाला, ठीक है। ये एक्स वाई नोडल प्लेन है और इधर वाला भी आपका नहीं, एक्स वाई नहीं, ये कौन सा एक्सिस है, जेड वाई वाला नोडल प्लेन है। इसमें भी वाई जेड वाला एक नोडल प्लेन है, लेकिन एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पे रहेगा। इसमें भी आपके पास 2 नोडल प्लेन प्रेजेंट है। सर ऐसे कुछ p ऑर्बिटल में बनेगा सर, सब जब कंबाइन कर देंगे? हाँ कंबाइन कर दोगे तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसमें डेरिवेशन में प्रूफ आता है इन 2 ही ऑर्बिटल का। मैं समझ नहीं आ रहा सर, वो नोडल प्लेन कैसे आएगा सर? p ऑर्बिटल में सर सबको कंबाइन करके आप बता रहे हैं। अच्छा आप ये अच्छा आपको ये डाउट है कि p को तीनों को एक साथ कर दिया तो वाई जेड की डायरेक्शन में भी हो गया, वाई एक्सिस में भी हो गया, एक्स में भी हो गया, जेड में। नहीं ऐसे नहीं होता। जब नोडल प्लेन की बात करते हैं तो हम पर्टिकुलरली किसी एक को सेपरेट देखते हैं। ओके सर, तो वही मैं मैंने सोच रहा था। हाँ वही मैं सोच रहा था कि सर। p ऑर्बिटल जब काम करते हैं तो वो ऐसे एक साथ लिखे जाते हैं, नहीं मतलब ये था, वो अलग अलग नहीं लिखे जाते हैं। मैं सोच रहा था सर, क्योंकि उसमें तीनों एक्सिस पे आ गया, फिर नोडल प्लेन कहाँ से आ गया? ठीक है, चलिए ये डायग्राम बना लिया सबने। सर ये दूसरों से अलग कैसे है? बेटा इसकी इक्वेशन अलग आई मैथ वाली, जो हमने डिराइव किया, इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास 5 अलग अलग डेरिवेशन आई, 5 अलग अलग इक्वेशन आई, 5 इक्वेशन को हमने क्या कहते हैं एक्स वाई एक्सिस पर ड्रॉ किया, तो एक का शेप हमने सर ये ओरिएंटेशन वाइज कैसे डिफरेंट है पिछले वालों से, एक्स वाई प्लेन पे? वो एक्स वाई के मिड में जाते थे 45 डिग्री पे, और ये देखो अलोंग द एक्सिस है। अच्छा हमने एक्सिस फिक्स कर लिया, उसके हिसाब से देख रहे हैं। हाँ वो मिड में एक्सिस के थे ना, और ये अलोंग द एक्सिस है, मतलब 2 एक्स वाई के बीच में 45 डिग्री के एंगल पे थे, और ये एक्स वाई एक्सिस पर ही है। ठीक है सर। हाँ जी, जो भी आपके ऑर्बिटल बने हुए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं इन ऑर्बिटल्स में, जो डब्बे बना रखे हैं, लोब बना रखे हैं। अब अगला वाला समझिएगा, dz स्क्वायर वाला, ठीक है। dz स्क्वायर क्या होता है, सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग होता है, z एक्सिस में। वो कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे आपका न्यूक्लियस रहा
ये आप ऑर्बिटल, ठीक है, और एक और होता है वहाँ एक ऐसे पतली सी पट्टी बनी होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कुछ न कुछ होती है। हेलो हेलो सर, वो लिखा क्या है सर वो आपने? अच्छा सॉरी, dz स्क्वायर लिखा है, ये z एक्सिस है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अब ये एग्जैक्टली क्या बनाया है मैंने, ये जो लोब है ये किस एक्सिस पे है, z वाली एक्सिस पे है। उसके बाद जैसे सर्कस में रिंग फंसाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, इस टाइप से करके इसमें रिंग ऐसे फंसा रखी है। बस रिंग का कुछ ना कुछ विड्थ है, ठीक है, बिल्कुल गोल वाली रिंग नहीं है, पतली सी, ये किसी विड्थ के साथ ये रिंग है। ठीक है, तो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इस पे भी मिलता है, इस लोब पे भी। इसके अलावा एक ये पट्टी सी जो बनती है, इस पे भी आपका इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये जो है ये z एक्सिस में है, और ये जो है ये xy एक्सिस में है। ठीक है, ये सर्कुलर सर वो समझ नहीं आया। बता रहा हूँ, देखो ये जो है ये लोब z एक्सिस में है। अब लोब आपने खड़ा कर दिया, अब ऊपर से एक ऐसे रिंग डाल दो, तो रिंग किस एक्सिस में आएगी, xy एक्सिस में आएगी ना। आप समझ में आया क्या बता रहा हूँ? आपने किसी लोब को ऐसे वर्टिकली ऐसे कर दिया, अब ऊपर से आप ऐसे छल्ला बना के, रिंग बना के इसके अंदर डाल दो, तो एक ऐसे गोल सा रिंग बनाएगी ये, जैसे आपका पेन है ये। ठीक है, ये पेन आपका z एक्सिस में है, इधर से मैं बाहर से एक रिंग डाल दूं, तो यहाँ एक रिंग इस एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा। ठीक है, तो ये रिंग किस में है, xy एक्सिस में, और ये लोब किस में है, z एक्सिस में है। या फिर कह लो एक डिस्क सी बनती है छोटी सी। ठीक है, अब इसमें नोडल प्लेन की जब बात होती है, तो अब इसमें नोडल प्लेन क्या होता है कि कोई भी आप ऐसे वर्टिकल कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ये कहीं ना कहीं डिस्क आपके बीच में आ ही जाएगी। तो यहाँ पे हम एक हाइपोथेटिकल नोडल प्लेन लेते हैं, वो नोडल प्लेन आपका कोनिकल होता है। ठीक है, तब जब dz स्क्वायर में नोडल प्लेन पूछेगा तो आप एक नोडल प्लेन बताएंगे कैसा, कोनिकल नोडल प्लेन होता है, वो ऐसे नोडल प्लेन होता है, ऊपर वाले के लिए ऐसे, फिर नीचे वाले के लिए ऐसे। ये तो दो नोडल प्लेन होता है। हाँ, तो इसमें दोनों, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए, तो इसमें हम हाइपोथेटिकल नोडल प्लेन डिफाइन करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो लोब है इस पे अप्रोक्सीमेट आपका 2/3 इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी आपके इस लोब पे होती है, और 1/3 इस डिस्क पे होती है। ठीक है, तो ये आपकी डिस्क किस में है, तो ये लिख लीजिएगा, ये डिस्क आपकी xy प्लेन में है। सर हाँ जी, सर ये जो डिस्कस है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? डिस्क का सिग्निफिकेंस सर ये है क्यों? बेटा ये है क्यों, क्योंकि लोब है। बेसिकली ये है क्यों, ये अपने मन से नहीं लाएगी ये। ठीक है, जब हम इक्वेशन को डिराइव करते हैं तो एक इक्वेशन हमारे लोब के लिए आती है, और साथ में एक इक्वेशन ये डिस्क वाली भी उसके साथ आती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इस लोब के अलावा और कहाँ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, तो वो ये डिस्क वाला भी क्लाउड इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। मतलब इलेक्ट्रॉन आपके इस लोब पे भी मिल सकता है और इधर भी मिल सकता है, ये जो डिस्क हमने बना रखी है इसमें भी मिल सकता है। सर हाँ जी, सर ये पतली डिस्क टाइप से है या फिर एक रिंग टाइप से है? डिस्क टाइप से, रिंग नहीं, डिस्क है। सर फिर जो इलेक्ट्रॉन इस रिंग में होगा वो कभी उसमें नहीं जाएगा डंबल में? ये बेटा इसके बारे में तो उसे भी नहीं पता है कि रिंग वाला इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा कि नहीं जाएगा। सर आपने प्रोबेबिलिटी कितनी बताई थी? लोब में 2/3 प्रोबेबिलिटी होती है, और रिंग में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होती है। ठीक है,
बता दीजिए सर। हाँ जी, पूछा था ये रिंग वाला इलेक्ट्रॉन कभी उसमें नहीं जाएगा डंबल में? वही मैं कह रहा हूँ, वो तो बेटा डिराइव करने वाले को भी नहीं पता कि रिंग वाला इलेक्ट्रॉन डंबल में जाता है कि नहीं जाता है। नहीं सर, बेटा बीच में बेसिकली खाली है ना जगह, प्रोबेबिलिटी नहीं है ना बीच में जाने की, इसलिए पूछ रहा। हम इलेक्ट्रॉन के बारे में एग्जैक्टली मैं बताऊँ, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें कुछ नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हम बस एक प्रेडिक्शन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसा कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसके बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर हम इस लोब में कहीं इलेक्ट्रॉन खोजेंगे तो मिलने की प्रोबेबिलिटी उसकी 2/3 है, और अगर इस डिस्क पे खोजेंगे तो उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/3। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन खोज रहे हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन कौन किसके पास जा रहा है हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। सर नोडल प्लेन जो है मतलब कोन के शेप में, वो वाई एक्सिस के अलोंग बोल सकते हैं? नहीं बेटा नहीं बोल सॉरी, सकते। जेड हाँ जेड अच्छा, एक्सिस। जेड एक्सिस के अलावा बेटा ये बाल्टी वाला उल्टा शेप है, ठीक है। जैसे वो कीप वाला शेप होता है ना, वो वाला शेप है। इस केस में बेटा देखो, इसे हम कहते हैं नोडल सरफेस, इसे हम नोडल प्लेन नहीं कहते हैं, ठीक है। यहाँ जो कोनिकल शेप हमने बनाया है इसको हम कहते हैं नोडल सरफेस। ठीक है, तो ये जो लोब्स, ये लोब्स कह रहा हूँ, ये जो हमने कोनिकल शेप बनाया है ना, इसको हम नोडल सरफेस कहते हैं। और ये बस एक ही जगह हमें यूज में मिलेगा नोडल सरफेस, सिर्फ इसी ऑर्बिटल में, क्योंकि डी के अलावा यार हमें पढ़ना ही नहीं है। तो मैंने सब में बता दिया नोडल प्लेन किसमें होता है और क्या होता है, और एक नोडल सरफेस का एग्जांपल ये है, इसमें नोडल प्लेन नहीं होता है, क्योंकि प्लेन हम उसे कहते हैं जो हम बेटा डंबल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कैसे करता है, अब ये तो अब मुझे भी नहीं पता है कि डंबल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कैसे करता है, अन्ना ये श्रोडिंगर को बता दे, ठीक है, कि ये ऐसे डंबल के शेप में कैसे घूमता है। बेटा ये डंबल के शेप में भी ये किसी को भी नहीं पता है कि डंबल के शेप में कैसे घूमता है। हमने एक मैथमेटिक्स इक्वेशन लिखी, उसके अकॉर्डिंग हमने डेरिवेशन किया, उसके अकॉर्डिंग अपने एक्सपेरिमेंट किया और वो सही हो गया, तो हमने इसको थ्योरी बना दी। सिंपल सी बात ही है। सर डंबल जो मतलब डंबल शेप के अंदर इलेक्ट्रॉन वो होते हैं ना, तो जरूरी थोड़ी ना है कि डंबल के उसमें घूमते रहे। नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मतलब कहीं भी हो सकता है। ये डंबल में ऐसा थोड़ी कि ऐसे ऐसे करके ऐसे से गोल गोल घूम रहा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, मतलब डंबल में तो कहीं पे भी हो सकता है वो, मतलब जरूरी थोड़ी हाँ ना कि वो फिर गोली डंबल के शेप में घूम रहा हो। कहीं भी हो सकता है किसी भी टाइम पे, बस एक उसने एरिया रीजन डिफाइन कर दिया। जैसे मान लो आपका कोई सामान गिर गया हो, ठीक है, तो सामान खोजने के लिए आपने कोई एक स्पेसिफिक ऐसे ऐसे करके रीजन डिफाइन कर दिया, तो ठीक है, आपके जहां जहां आप गए होगे, जहां जहां आपके मिलने की पॉसिबिलिटी होगी, वहां वहां आपने रीजन डिफाइन कर दिया। यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे घूम के कहाँ कहीं पहुंचा होगा, हमें तो सामान मिलने से मतलब था, तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करना था, तो उसके बारे में प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने कुछ कमेंट कर दिया कि हाँ यहाँ मिल सकता है। अरे बेटा तुम लोग क्या बहस कर रहे हो। हाँ बेटा आपको ये सब लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, अभी आपको याद ही करना पड़ेगा। और आप लोग जिस हिसाब से डाउट पूछ रहे हो, मुझे नहीं लगता आपको श्रोडिंगर अभी पढ़ाना है। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, अब आते हैं अपने काम की चीज पे और आगे। चौथा क्वांटम नंबर दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, फोर्थ है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए, इट रिप्रेजेंट्स द स्पिन, represents the spin of an electron, the spin of an electron about its own axis, about its own axis। ठीक है, दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, प्लस हाफ। अगर इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तब उसको हम क्या लिखते हैं, माइनस हाफ। ठीक है, ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम मानते हैं एक इलेक्ट्रॉन के रोटेट करने की प्रोबेबिलिटी, रोटेट करने की क्लॉकवाइज रोटेट करने की प्रोबेबिलिटी 50% है। ठीक है, और हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे 50% प्रोबेबिलिटी उसकी रोटेट करने की एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, इसलिए हमने प्लस हाफ माइनस हाफ वैल्यू लिखी है। सर हाँ जी, सर ये रोटेट वाली बात समझ नहीं आई, एक्सिस पे कैसे? जैसे मान लो जैसे धरती अपने एक्सिस पे रोटेट करती है ना, तो वैसे इलेक्ट्रॉन को भी कंसीडर करते हैं कि ये न्यूक्लियस के ऐसे से रिवॉल्व भी करता है और अपनी एक्सिस पे घूमता भी है। ठीक है, इसका लेकिन कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। ये हमें कैसे पता चला, हमने क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया, वो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्लस में थोड़ा बहुत आइडिया पड़ेगा कि हमने इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया था। सर ये जरूरी है कि क्लॉकवाइज के साथ प्लस हाफ ही डालें? हाँ, क्लॉकवाइज के साथ आप प्लस हाफ डाल सकते हो। क्योंकि सर क्लॉकवाइज जब हम ऊपर से देखते हैं तो क्लॉकवाइज दिखता है, नीचे से देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, वही चीज। सही बात। अब बस इतना ही रखो, क्लॉकवाइज अगर रहेगा तो प्लस हाफ लिखना है, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो माइनस हाफ लिखना है। ओके सर। चलिए अब दो टर्म की और बात करते हैं। एक आपका आता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, कि कोई भी चीज घूमती है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम जरूर होता है। ठीक है, तो एक टर्म आती है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जो अपने एक्सिस पे घूम रहा है तो उसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, h/2 रूट ऑफ s इंटू s प्लस 1 मॉड ऑफ s इंटू मॉड ऑफ s प्लस 1। ठीक है, तो फॉर्मूला है, इसको अभी आप कुछ भी मत सोचना, बस याद कर लेना बेटा, आप बहुत सोच लिया आप लोगों ने। दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, h/2 रूट l इंटू l प्लस 1। ये मैंने पहले फॉर्मूला लिखवा दिया है, इसको घोट के पी जाना। ठीक, ये एंगुलर मोमेंटम किसकी बात हो रही है, जो ऐसे से घूम रहा था, और ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है जो अपने एक्सिस पे नाच रहा था। सर ठीक है, हाँ जी, अरे एस क्या है? एस वो स्पिन वाला, प्लस हाफ माइनस हाफ। ओके सर। हेलो सर। सर आपने ये नहीं बताया कि जो वो है स्पिन क्वांटम नंबर, उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एस से, ये छोटे वाले एस। ओके सर, थैंक यू। चलिए एक और टर्म फॉर्मूला लिख रहा हूँ। एक ऑर्बिटल, एक शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ गिवन सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ गिवन शेल। ठीक है, वो किसके बराबर होते हैं, n स्क्वायर के बराबर होते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल, maximum number of electron in a
चल ये किसके बराबर होते हैं 2n स्क्वायर के। ये कैसे आता है अभी हम देखेंगे आगे। ये n स्क्वायर कैसे आता है इसको तो बता देता हूँ। देखो अगर n इक्वल टू 1 है तो एक ही डब्बा बनेगा, अगर n इक्वल टू 2 है तो एक 2s का, चलो एक काम करो नोट कर लो फिर बनाता हूँ डब्बा। हो गया सर, नोट आप बता दो। अच्छा हो गया ठीक। देखो अगर n इक्वल टू 1 है तो आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है l इक्वल टू 0 वाले, तो क्या बनेगा सिर्फ 1s का एक डब्बा बनेगा, ठीक है। अगर n इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है 0 और 1, यानी 2s एंड 2p। तो टोटल कितने डब्बे बनेंगे, एक 2s का बनेगा और 3 2p के बनेंगे। अगर n इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है 0 1 और 2, यानी 3s 3p और 3d। तो 3s में एक डब्बा बनता है, p में 3 डब्बे बनते हैं और d में 5 डब्बे बनते हैं। तो हर एक डब्बा हर एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो n स्क्वायर, तो 1 के लिए कितने डब्बे आएंगे, 1 स्क्वायर करोगे बराबर आएगा 4। देखो टोटल कितने डब्बे हैं, 3 p वाले और एक s वाला, 4 डब्बे हो गए। n की वैल्यू 3 पुट करोगे कितना आना चाहिए 9, तो 5 d वाले 3 p वाले और एक s वाला। तो थर्ड ऑर्बिट में टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे 9। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं ये अब अगले लेक्चर में देखेंगे। आप लोगों ने बहुत थका दिया आज। ठीक है चलिए सर ओके। हाँ जी सर बेटा। सर ये 2n स्क्वायर भी ऐसे ही निकल आएगा सर, जैसे फर्स्ट n में 1 2 आते नहीं हैं। ऐसे नहीं निकलवाऊंगा, तो नियम बताऊंगा कि किस डब्बे में क्यों 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं और किस ओके सर। ऑर्डर में फिल करने हैं, वो तीनों के लिए उसके नियम कानून है। सर हाँ जी बेटा। सर बस एक चीज बता दीजिए कि हाँ। अगर n इजिकल्स टू 3 है, मतलब 3 ऑर्बिट हैं, तो उसके पास तीनों चीज होंगी, ये s ऑर्बिटल भी होगा, p ऑर्बिटल भी होगा, d ऑर्बिटल भी होगा। हाँ बिल्कुल। और ये तीनों एग्जिस्ट करेंगे उसी एटम में। तीनों एग्जिस्ट करेंगे हाँ। ठीक है सर। चलिए ओके डन, थैंक यू।